हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, हम कर रहे हैं नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले अज्ञे की रचना इत्तेअल्म। कौन सी? इत्तेअल्म। कब आई? 1946 ईस्वी में, 1946 ईस्वी। ठीक। फिर आई हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर कब आई? 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। ठीक है। फिर है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, ये कब आई? 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में आई रचना आंगन के पार द्वार। किसकी है? अज्ञे की रचना है। फिर है दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये कब आई? तो ध्यान रखें 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में आई हुई रचना है कितनी नावों में कितनी बार। अब एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले अज्ञे की रचना आई, सबसे पहले मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक। इत्तेअल्म। कौन सी? इत्तेअल्म, 1946 ईस्वी में। फिर आई हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, 1949 ईस्वी में। फिर आई आंगन के पार द्वार, 1961 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार। फिर है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार, ये कब आई? 1967, 1967 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, ये सभी अज्ञे की रचनाएं हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुने। जिन भी स्टूडेंट्स को मेरा चैनल नहीं मिलता है तो दोस्तों सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा और प्लेलिस्ट चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट देखें, अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ाई करें। ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को व्याकरण व्याख्या सहित और प्रश्न सहित आपको करना है बहुत ही डिटेल में, ठीक है, तो आप मेरी घटना चक्र की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर 126 से वीडियो देखना शुरू करें। 126 से, ठीक है। आपके व्याकरण संबंधी जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, जो भी डाउट है वहां क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से व्याकरण कराया गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले रचना है प्रेम माधुरी। कौन सी? प्रेम माधुरी। कब आई? 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में प्रेम माधुरी। फिर आई दोस्तों श्रांत पथिक। किसकी है? श्रीधर पाठक की रचना है, अनुवादित रचना है ये श्रांत पथिक। ठीक है, गोल्ड स्मिथ की रचना का अनुवाद किया है श्रीधर पाठक जी ने श्रांत पथिक नाम से। और कब आई ये रचना? तो ध्यान रखेंगे 1902 ईस्वी में, 1902 ईस्वी में आई हुई रचना है। फिर आई दोस्तों हरिऔध जी की रचना। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। ठीक। और 1914 में आई हुई रचना है, 1914 ईस्वी में आई हुई रचना है प्रिय प्रवास। याद रखेंगे। इसके बाद है दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना। कौन सी? मिलन। कौन सी? मिलन। ठीक है, तो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है कौन सी? मिलन। कब आई? 1917 ईस्वी में, 1917 में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने। राम नरेश त्रिपाठी जी की और अन्य रचनाएं हैं मिलन, स्वप्न, पथिक। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। फिर है, एक बार फिर से सुने प्रश्न को।
क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। सबसे पहले प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी, फिर है श्रांत पथिक 1902 ईस्वी, फिर है प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी, फिर है मिलन 1917 ईस्वी। याद रखेंगे, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले महादेवी जी की रचना आई है निहार। कब आई? 1930 ईस्वी में, ठीक है। ये इनकी पहली रचना भी है, निहार। तो ध्यान रखें 1930 ईस्वी। फिर है रश्मि, ये कब आई? ठीक 2 साल बाद निहार के। तो ध्यान रखें 1932 ईस्वी। रश्मि का समय है 1932 ईस्वी। फिर है दोस्तों नीरजा, कौन सी? नीरजा, ये कब आई? 1935 ईस्वी में, 3 साल बाद, 1935 ईस्वी में, ठीक। फिर है दीपशिखा, ये कब आई? 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में दीपशिखा आई, ठीक। अब एक बार फिर से सुने। सबसे पहले महादेवी वर्मा की रचना आई निहार 1930 ईस्वी, फिर आई रश्मि 1932 ईस्वी, फिर है नीरजा 1935 ईस्वी, फिर आई दीपशिखा 1942 ईस्वी, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और महादेवी वर्मा छायावाद की कवियत्री हैं और छायावाद के चौथे स्तंभ में से एक मानी जाती हैं महादेवी वर्मा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें। प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान रखें, सबसे पहले रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, इनका समय है 1911 ईस्वी, 1911 ईस्वी, ठीक है। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका समय है 1913 ईस्वी, 1913 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र जी का समय है 1913 ईस्वी। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका समय है 1917 ईस्वी, 1917 ईस्वी, ठीक है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले के कवि हैं ये, ठीक। अब ध्यान दें, यानी लगभग प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है शुरुआती दौर का, ठीक है, शुरुआती समय है, उसके आसपास के कवि हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान दें। अगले हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल, ठीक है, इनका समय है 1919 ईस्वी, 1919 ईस्वी, ठीक है। अब जरा एक बार फिर से सुनिए। सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह जी, इनका समय है 1911 ईस्वी। फिर है भवानी प्रसाद मिश्र जी, इनका समय है 1913 ईस्वी। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका समय है 1917 ईस्वी। फिर है भारत भूषण अग्रवाल, इनका समय है 1919 ईस्वी, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाकार हैं ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार, यानी प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें दोस्तों। सबसे पहले उपन्यास है आपका बंटी। कौन सा? आपका बंटी। किसका है? मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है आपका बंटी। कब आया? 1971 ईस्वी में, 1971, ठीक है, 1971 ऐसे याद कर ले। 1971 ईस्वी में आया उपन्यास है आपका बंटी। फिर है मृदुला गर्ग जी का उपन्यास, कौन सा? चित्तकोबरा। चित्तकोबरा कब आया? 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है चित्तकोबरा। किसका? मृदुला गर्ग जी का उपन्यास है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनका अन्य प्रसिद्ध उपन्यास है कठगुलाब। 1994 में आया हुआ उपन्यास है कठगुलाब, ठीक है। वहीं मन्नू भंडारी जी का एक उपन्यास है महाभोज, तो उसे भी याद रखें, ठीक। इसके बाद है शालमली। कौन सा? शालमली। ये कब आया? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी, 1987 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शालमली। इसके बाद है दोस्तों
कठगुलाब। कौन सा? कठगुलाब। कठगुलाब का समय यहाँ पर क्या दिया है? 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी। दोस्तों किसी किसी पुस्तक में 1994 ईस्वी मिलता है। तो रचनाओं के क्रम को कम से कम आप किसी रचना के क्रम को जब आप याद करते हैं, प्रकाशन वर्ष को याद करते हैं, तो उसके आगे पीछे के समय को भी जरूर देखते हुए चलें। ठीक है, तो क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग समय दिए गए हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं और कंफ्यूजन भी है। ठीक है, आप याद कुछ करके जाते हैं और एग्जामिनर आंसर की में आंसर कुछ और बताते हैं। ठीक है, सेम केस अभी DSSB का जो एग्जाम हुआ था TGT का, उसमें हुआ है सेवा सदन उपन्यास के संदर्भ में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सेवा सदन उपन्यास का समय 1918 माना गया है और इन्होंने कहीं कहीं 1919 भी मिलता है और इन्होंने 1920 दिया था। ठीक है, ऑप्शन में ही नहीं था। तो अब बताओ क्या करेंगे? ठीक, तो आपको इस तरह से थोड़ा सा सोच समझ करके अपनी पढ़ाई करनी है। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी, फिर है चित्तकोबरा 1979 ईस्वी 1979 ईस्वी, फिर है शालमली 1987 ईस्वी, फिर है कठगुलाब 1996 ईस्वी। याद रखेंगे सभी उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम को। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले प्रकाशन वर्ष का देखते हैं के अनुसार कहानी। दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी है, जिसके पात्र हैं कौन? हीरा और मोती। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1931 ईस्वी में आई हुई कहानी है। 1931 ईस्वी, दो बैलों की कथा। फिर आई बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, ये कहानी भी किसकी है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की कहानी है, 1934 में आई हुई कहानी है। कब आई दोस्तों? 1934 ईस्वी में, बड़े भाई साहब। ठीक है, फिर आई कहानी कफन। कौन सी? कफन। ये कब आई? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में आई हुई कहानी है प्रेमचंद की कफन। ठीक है, जो कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी भी मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान देना, 1936 के बाद इनकी कहानी आई क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच कब आई? 1937 में। अगर क्रिकेट मैच 1937 में आई है तो कफन कहानी इनकी अंतिम कहानी कैसे हुई? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि आप अपनी पुस्तकों को एक बार ध्यान से देखें और प्रेमचंद वाला टॉपिक, उनकी कहानी, उपन्यास, निबंध, जो भी उन्होंने रचनाएं की हैं, आप उन्हें एक बार ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, तो ध्यान रखें। और प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र और अंतिम उपन्यास है कौन सा? गोदान, 1936 में आया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब जरा एक बार फिर से सुने। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा कब आई? 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। फिर आई कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब कब आई? 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में। फिर आई कहानी कफन। कौन सी? कफन, 1936 ईस्वी में, जिसके पात्र हैं घीसू और माधव। घीसू और माधव, याद रखेंगे। इसके बाद आई प्रेमचंद की कहानी क्रिकेट मैच। कब आई? 1937 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दे दोस्तों, रचना काल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ध्यान दे जरा। सबसे पहले नाटक है कौन सा? मादा कैक्टस। ठीक है, मादा कैक्टस कब आया? 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में आया हुआ नाटक है मादा कैक्टस। ठीक है, और किसका नाटक है ये? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। ठीक है, लक्ष्मी नारायण जी का नाटक है मादा कैक्टस। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना मैं जो बात कह रही हूँ। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी अलग हैं और लक्ष्मी नारायण लाल जी अलग हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण वार्ष्णे अलग हैं। ठीक, तो इस तरह के अगर लक्ष्मी नारायण के नाम से, ठीक है, लक्ष्मी नारायण के नाम से व्यक्ति आते हैं तो दोस्तों उनकी लिस्ट अलग से बना लेना अपनी कॉपी में।
ठीक है, अपनी नोटबुक में अलग से लिखें। इनके नाम से 3-4 व्यक्ति हैं, ठीक है, और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो इनके जो निबंधकार हैं लक्ष्मी नारायण जी, आप उनके निबंधों को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। लक्ष्मी नारायण और विद्यानिवास मिश्र जी, इनके निबंधों को बहुत ढंग से करना है, जरूर ऑप्शन में होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में। फिर है, और इन्हीं का है कर्फ्यू नाटक भी, ठीक है, मिस्टर अभिमन्यु भी, ठीक, ध्यान रखें। इसके बाद है द्रौपदी, किसका नाटक है? सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है द्रौपदी, ठीक है। कब आया? 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में आया हुआ नाटक है द्रौपदी, सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। इसके अलावा सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक है सेतुबंध और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद है सिंहासन खाली है, सिंहासन खाली है, यह नाटक कब आया? 1974 ईस्वी में। 1974 ईस्वी में आया हुआ नाटक है सिंहासन खाली है, ठीक। और एक कविता भी है, ठीक है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रखें, रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां हैं, ठीक है। यहाँ बात हो रही है लेकिन सिंहासन खाली है नाटक की, ठीक है, 1974 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। इसके बाद है एक और द्रोणाचार्य, एक और द्रोणाचार्य, शंकर शेष का नाटक है एक और द्रोणाचार्य, ठीक है, शंकर शेष। कब आया? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में आया हुआ नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले नाटक आया मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में। फिर आया नाटक द्रौपदी 1972 ईस्वी में। फिर आया सिंहासन खाली है 1974 ईस्वी में। फिर आया एक और द्रोणाचार्य 1977 ईस्वी में, ठीक है। याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का, किसका? आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले आलोचना ग्रंथ है प्रेमचंद और उनका युग। प्रेमचंद और उनका युग किसका है? रामविलास शर्मा का, ठीक है। तो रामविलास शर्मा का आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद और उनका युग। कब आया? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। फिर आया कौन सा? कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार, ये किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो ध्यान रखें, मुक्तिबोध का, गजानन माधव मुक्तिबोध का आलोचनात्मक ग्रंथ है कामायनी एक पुनर्विचार। कब आया? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में। फिर आया दोस्तों साहित्य और इतिहास दृष्टि। साहित्य और इतिहास दृष्टि, तो ये कब आया? 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में। फिर आया दोस्तों कौन सा? वाद विवाद संवाद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाद विवाद संवाद। ये कब आया? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में आया हुआ आलोचनात्मक ग्रंथ है वाद विवाद संवाद। याद रखेंगे दोस्तों। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार 1973 ईस्वी। फिर है साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी। फिर है वाद विवाद और संवाद 1989 ईस्वी। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको आलोचना ग्रंथों के संबंध में डिटेल में वीडियोस देखने हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पर विजिट करें और क्रम से आलोचनात्मक ग्रंथों की वीडियो दी गई है, ठीक है। आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लेना, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आत्मकथाओं की, ठीक है। तो सबसे पहले मैत्रेयी पुष्पा जी, इनकी आत्मकथा है कस्तूरी कुंडल बसई। कस्तूरी कुंडल बसई मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। 2002 में आई हुई, 2002 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है, ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसई। इसके बाद है हादसे,
कौन सी? हादसे। कब आई? 2005 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है हादसे, रमणिका गुप्ता की है हादसे आत्मकथा 2005 ईस्वी। फिर है एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी कब आई? 2008 में आई हुई मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है। किसकी? मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। कब आई? 2008 में। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों और औरत। कौन सी? और औरत। ये कब आई? 2010 ईस्वी में आई हुई आत्मकथा है और औरत। ठीक है, अब एक बार फिर से सुने सभी आत्मकथाओं को, जरा ध्यान दें। कस्तूरी कुंडल बसई 2002 ईस्वी। फिर है हादसे 2005 ईस्वी। फिर है एक कहानी यह भी 2008 ईस्वी। फिर है और औरत, ये कब आई? 2010 ईस्वी में। ठीक है, सभी आत्मकथाओं को अच्छे से पढ़ लेना। अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी रामबाण संकलन की प्लेलिस्ट देखें दोस्तों, उसमें ये टॉपिक आपको क्रम से मिल जाएगा। आत्मकथाओं का जितनी आत्मकथाएं हैं सभी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान दें। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो नाटकों का सही अनुक्रम देखना है। सबसे पहले है भारत जननी। भारत जननी कब आया? 1877 ईस्वी में आया हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है भारत जननी। कब आया? 1877 ईस्वी में। और ध्यान रखें भारतेंदु जी का जन्म काल का समय क्या है? 1850 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखें। फिर है नाटक स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, ध्यान रखें इसका समय है 1928 ईस्वी। 1928 ईस्वी समय है नाटक स्कंदगुप्त का, जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है स्कंदगुप्त। ठीक है, इसके बाद है धर्मवीर भारती जी का नाटक अंधा युग। कौन सा? अंधा युग। कब आया? 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में आया हुआ नाटक है अंधा युग। ठीक है, किसका है? धर्मवीर भारती का है। अब ध्यान से सुनना, इसी के तरह एक रचना और मिलती है अंधा कुआं। कौन सी? अंधा कुआं, लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचना है अंधा कुआं। वो भी 1955 में आई हुई रचना है। 1955 में आई हुई रचना है अंधा कुआं। ठीक है, तो दोनों रचनाकार अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। वही बात करें, एक उपन्यास है आधा गांव। आधा गांव किसका है? राही मासूम रजा का ही उपन्यास है आधा गांव। ठीक है, तो ये 3-4 रचनाएं हैं जो कि आपको याद रखनी है। एक जैसी लगती हैं देखने में, पढ़ने में, लेकिन इनमें माइनर सा अंतर है दोस्तों। ठीक है, इनके रचनाकारों को आपको ढंग से करना है। अब ध्यान दें, इसके बाद है मोहन राकेश जी का नाटक आधे अधूरे। कौन सा? आधे अधूरे। कब आया? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में आया हुआ नाटक है आधे अधूरे। किसका है? मोहन राकेश जी का। ठीक है, मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन की समस्या पर आधारित है आधे अधूरे नाटक। ठीक है, जिसमें पात्र हैं महेंद्रनाथ, सरस्वती, बिन्नी, अशोक। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं, और जुनेजा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसके पात्र पूछे जाते हैं। ठीक, अब जरा एक बार ध्यान से सुने। सबसे पहले भारत जननी 1877 ईस्वी। फिर है स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। फिर है अंधा युग 1955 ईस्वी। फिर है आधे अधूरे 1969 ईस्वी। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखें। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं। सबसे पहले काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है ध्वन्यालोक। कौन सा? ध्वन्यालोक। किसका ग्रंथ है? आचार्य आनंद वर्धन का। आचार्य आनंद वर्धन का ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य आनंद वर्धन। इनका समय है 9वीं से 10वीं शताब्दी। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम, तो ये किसकी रचना है? आचार्य कुंतक की रचना है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? आचार्य कुंतक। ठीक है, तो वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक की रचना है, ध्यान रखें। इसके बाद है दोस्तों कवि कंठाभरण। कवि कंठाभरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे कवि कंठाभरण। ये रचना है, रचनाकार अभी मुझे याद तो आ रहे हैं लेकिन
थोड़े से डाउट में हूं मैं भी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद है साहित्य दर्पण। कौन सी रचना? साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। दोस्तों, आचार्य विश्वनाथ के नाम से 3 से 4 व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य में, तो आप सभी विश्वनाथ से संबंधी जो भी आचार्य आए उनको अपनी नोटबुक में लिखें और उनकी रचनाओं को भी लिखें, ठीक है, जरूरी है, ठीक, कंफ्यूजन से बचेंगे आप। दूसरी बात, आचार्य विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। क्या? 14वीं शताब्दी, ठीक है। और ध्यान रखें, साहित्य दर्पणकार के नाम से भी आचार्य विश्वनाथ को जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। और इनकी एक पंक्ति है, किसकी? आचार्य विश्वनाथ की, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आचार्य विश्वनाथ की पंक्ति है, बहुत ज्यादा रिपीट होती है, इसलिए इसे भी समझ लें, ठीक है। अब जरा एक बार ध्यान से सुनना। सबसे पहले रचना है ध्वन्यालोक, ठीक है, ध्वन्यालोक, ठीक है, और ध्वन्यालोक की टीका लिखी है किसने? अभिनव गुप्त ने, ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन नाम से। किस नाम से? ध्वन्यालोक लोचन नाम से। दोस्तों, अगर आपको काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के संबंध में वीडियोस देखनी है तो आप मेरी रामबाण संकलन की जो अंतिम वीडियोस हैं आप उन्हें देख लें, आपको रचना और रचना के संबंध में काफी बातें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है, बहुत ही सही वीडियो हैं, ठीक है, देख लेना उनको एक बार समय निकाल करके, ठीक है। तो ध्यान दें, फिर है वक्रोक्ति जीवितम, फिर है कवि कंठाभरण, ठीक है, कवि कंठाभरण, फिर है साहित्य दर्पण। तो ये कुछ काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं जो कि सही अनुक्रम में हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों, क्या है प्रश्न? मार्क्सवादी चिंतकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो मार्क्सवादी चिंतक, तो इनके बारे में जानने से पहले ये बात समझ लें कि मार्क्सवाद के जनक कौन थे। तो ध्यान रखें, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद के जनक थे। मार्क्सवादी विचारधारा है एक, और इनकी रचना है दास कैपिटल। किसकी? कार्ल मार्क्स की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जन पक्षधर सोच थी कार्ल मार्क्स की, पूंजीपति वर्ग के विरोध में और मजदूर वर्ग के समर्थन में इन्होंने मार्क्सवाद की विचारधारा उत्पन्न की थी, ठीक है, यानी लेकर आए थे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब जरा गौर करना, सबसे पहले आते हैं मार्क्सवादी चिंतकों में। अच्छा, मार्क्सवादी चिंतक, अब ध्यान से सुने, मार्क्सवादी चिंतक पाश्चात्य चिंतक अलग हैं और इनके प्रभाव से हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवादी आलोचक हुए हैं वे अलग हैं, ठीक है। बात तो दोनों ने एक ही विचारधारा की है, लेकिन पाश्चात्य अलग हैं और भारतीय अलग हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम पाश्चात्य चिंतकों की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, सबसे पहले हैं कार्ल मार्क्स। कौन? कार्ल मार्क्स। इनका समय है 1818 से 1883 ईस्वी, 1818 से 1883 ईस्वी। देखो कितने ज्यादा 8 की रिपीटेशन है इनके समय में, ठीक है। तो ध्यान रखें, 1818 से 1883 ईस्वी कार्ल मार्क्स का समय है और ये मार्क्सवादी चिंतक हैं कार्ल मार्क्स, और मार्क्सवाद के जनक भी हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब ध्यान दें, इसके बाद है फ्रेडरिक एंगल्स। कौन? फ्रेडरिक एंगल्स। कहीं कहीं फ्रेडरिक एंजल्स भी लिखा मिलता है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी मार्क्सवादी चिंतक हैं। इनका समय है 1820 से 1895 ईस्वी, 1820 से 1895 ईस्वी, याद रखना दोस्तों। इसके बाद आते हैं व्लादिमीर इलिच लेनिन। व्लादिमीर इलिच लेनिन, ये भी मार्क्सवादी चिंतक हैं और इनका समय है क्या? 1870 से 1924 ईस्वी, 1870 से 1924 ईस्वी, ठीक है। इसके बाद आते हैं माओ से तुंग, ऐसे पढ़ना इसको, ठीक है, इस नाम को। तो माओ से तुंग, इनका समय क्या है? 1893 से 1976 ईस्वी, 1893 से 1976 ईस्वी। अब जरा ध्यान दें, अगर तुंग लिखा होगा, माओ से तुंग, तुंग क्या है?
मार्क्सवादी चिंतक हैं। वहीं अगर बात की जाए युंग की, युंग या जुंग, ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं और ये कौन है? मनोविश्लेषणवादी हैं, युंग या फिर जुंग। ठीक है, ये नाम भी आता है। तो ये कुछ अंतर है माइनर सा, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना है कि मार्क्सवादी कौन है, विचारक कौन है, और मनोविश्लेषणवादी विचारक कौन है। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं फ्राइड। कौन? फ्राइड। ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले है कौन? कार्ल मार्क्स। इनका समय है 1818 से 1883 ईस्वी। फिर है फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1995 ईस्वी, फ्रेडरिक एंगल्स। फिर है व्लादिमीर इलिच लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन। इनका समय है 1870 से 1924 ईस्वी, 1870 से 1924 ईस्वी। फिर है माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग। इनका समय है 1893 से 1976 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपको याद करना है तो आप शॉर्ट में इनके सरनेम भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले मार्क्स, फिर एंगल्स, फिर लेनिन और फिर तुंग। एक बार मेरे साथ फिर से बोलें, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, तुंग। मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, तुंग। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं मार्क्सवादी चिंतकों को। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।